नमस्ते भारत। बीपीएससी टीचर 3.2 और 4 पॉइंट एग्ज़ाम, साथ ही साथ और भी कोई जो वन लाइनर एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ामों को देखते हुए हमने जीके जीएस के इंडियन पॉलिटी को क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ना शुरू किया है। हम जो यह बुक अभी कंप्लीट कर रहे हैं वह विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन तो करता ही है, साथ ही साथ एनसीईआरटी और जो एससीईआरटी की जो किताबें हैं उन किताबों के चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट के यह क्वेश्चन को भी कवर करता है, जिससे कि आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके ये प्रीलिम्स में जो है आपके लिए काफ़ी यह मददगार होगा, क्योंकि हम प्रत्येक क्वेश्चन के डिटेल एक्सप्लेनेशन को भी साथ साथ पढ़ते चल रहे हैं, जिससे कि हमारा जो है टॉपिक भी कंप्लीट होता जा रहा है। यहाँ तक कि हम अगर उस क्वेश्चन के ऑप्शन भी बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो ऑप्शन को भी हम डिटेल से जो है पढ़ ले रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो है नंबर 146 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम 147 नंबर क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर पंचायती राज से फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है, और पंचायती राज मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पंचायती राज जो है बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में जब पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था तो उस समय 73वां संविधान संशोधन जो कि 1993 है, 73 नंबर का जो संविधान संशोधन है 1993 है, इससे पहले ही जो है यहाँ इन दो राज्यों में पंचायती राज जो है स्टार्ट हो चुका था। और वहीं जो है राजस्थान में कब पंचायती राज का प्रारंभ किया गया है, तो राजस्थान में सबसे पहले ये पूछता भी है क्वेश्चन कि सबसे पहले पंचायती राज कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो राजस्थान के नागौर ज़िला में जो है पंचायती राज का सबसे पहले जो है प्रारंभ हुआ है। और इसका डेट क्या है, तो इसका डेट है 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर ज़िला में सबसे पहले पंचायती राज की व्यवस्था जो है स्टार्ट की गई है। वहीं आंध्र प्रदेश में कब स्टार्ट की गई है, तो आंध्र प्रदेश में भी जो है 1959 में ही स्टार्ट की गई है। 11 अक्टूबर, मंथ भी सेम है, बस डेट चेंज है। तो 11 अक्टूबर 1959 को जो है आंध्र प्रदेश में पंचायती राज जो है प्रारंभ की गई है। तो इस तरह से सर्वप्रथम किन दो राज्यों में पंचायती राज स्टार्ट हुआ है, तो राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में। वहीं एक क्वेश्चन और रहता है कि जो राजस्थान के नागौर ज़िला में पंचायती राज को प्रारंभ किया गया, तो ये जवाहरलाल जो है नेहरू के द्वारा जो है वहाँ प्रारंभ किया गया था। और एक पॉइंट आप याद रखेंगे, जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया है, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और किस समिति की सिफारिश पर दिया गया है, तो एल.एम. सिंघवी समिति, और जिसका गठन कब हुआ है, तो एल.एम. सिंघवी समिति का गठन जो है 1986 में हुआ है, 1986 में। तो इस समिति की सिफारिश के आधार पर जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और इस तरह से संविधान में जो है पंचायती राज को जो है जोड़ा गया भाग 9 के क में, और अनुसूची कौन सी है, 11वीं अनुसूची में। और अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया, तो अनुच्छेद जो है 243 जो है जोड़ा गया। तो इस तरह से पंचायती राज को जो है एक संविधान में जगह दी गई है इस रूप में, और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। तो क्वेश्चन ये रहता है कि जब 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया, तो इसके बाद जो है पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, तब कर्नाटक है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर 73वां ऐड कर देगा कि 73वां संवैधानिक संशोधन लागू होने के बाद जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, तो कौन है, कर्नाटक है। लेकिन ऐसे कहाँ प्रारंभ हुआ है, इसके पहले 73वां संविधान संशोधन के पहले कहाँ प्रारंभ हुआ है, किन दो राज्यों में, तब आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। और अगर दो ऑप्शन रहे यहाँ जैसे दिया गया है, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश, इन दो राज्यों में जो है पंचायती राज पहली बार जो है शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है। फिर से 73वें संविधान संशोधन 1993 पंचायती राज से ही क्वेश्चन है। तो 73वां संविधान संशोधन जो है कहाँ लागू नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर
कि जो है यहाँ पर नागालैंड और जम्मू कश्मीर और मेघालय, इन 3 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो 73वां संविधान संशोधन 1993 में जो लाया गया था वो यहाँ लागू नहीं है। कहाँ कहाँ? नागालैंड, जम्मू कश्मीर और मेघालय में। आप ये ध्यान रखेंगे कि जो 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 के माध्यम से पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया, तो उसके बाद जो है किन किन राज्यों में ये 73वां संवैधानिक संशोधन नहीं लागू किया गया है। तो ये 3 राज्य हैं। राज्य कौन कौन से हैं? एक है नागालैंड जो 1 नंबर में दिया हुआ है, दूसरा है आपका मेघालय जो 4 नंबर में दिया हुआ है, और तीसरा एक राज्य है मिजोरम। है जो है ऑप्शन में नहीं है। तो इन 3 राज्यों में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1993 है वो लागू नहीं है। तो राज्यों में, इन तीनों राज्यों में लागू नहीं है। अगर पूछेगा किस केंद्र शासित प्रदेश में 73वां संवैधानिक संशोधन लागू नहीं है, तो वो हो जाएगा दिल्ली। तो इसमें जो है 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 लागू नहीं है दिल्ली में, बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। तो इन 3 राज्यों और इस केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़ करके जो है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 73वां संवैधानिक संशोधन लागू है, वहीं यहाँ जो है लागू नहीं है। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि 73वां संवैधानिक संशोधन जो है लागू नहीं है, तो जम्मू कश्मीर यहाँ आंसर कैसे हो गया? तो जम्मू कश्मीर में एक विशेष प्रावधान है। जम्मू कश्मीर में जो है 1993 से पहले ही वहाँ जम्मू कश्मीर एंड पंचायती राज अधिनियम जो है 1989 लागू है, 1989 लागू है। और इस जम्मू कश्मीर एंड पंचायती राज अधिनियम 1989 के माध्यम से जो है जम्मू कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा जो है दे दिया गया था। तो इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में जो है उसका अपना पंचायती राज जो है सिस्टम है। वहाँ 73वां संवैधानिक संशोधन जो है ये 73 वाला जो है लागू नहीं है, बल्कि उसका 1989 वाला लागू है, जो अभी भी जो है वहाँ यही लागू है। हालांकि इसमें कुछ जो है संशोधन किया गया है, लेकिन यही लागू है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर कि 1, 3, 4 नागालैंड में भी लागू नहीं है, और फिर जम्मू कश्मीर में भी लागू नहीं है, और मेघालय में भी लागू नहीं है, जबकि मणिपुर में क्या है? लागू है। एक राज्य अगर मिजोरम रहता तो वहाँ भी लागू नहीं है। तो इतना जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? तो जो पंचायत होते हैं उस पंचायत में वित्तीय स्थिति, वहाँ कैसे अनुदान देना है, कैसे जो है टैक्स का जो है बंटवारा करना है, तो ये सब सिफारिश जो है किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर बी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल जो है पंचायतों की वित्तीय स्थिति का किस प्रकार सिफारिश करते हैं, ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है 243 आई में किसका प्रावधान किया गया है? राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया गया है। तो ये राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है प्रत्येक 5वें वर्ष या फिर आवश्यकता हो तो उससे पहले भी राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा जो है किया जाएगा। और ये जो राज्य वित्त आयोग जो है सामान्यतः 5 वर्ष के लिए रिपोर्ट तैयार करती है, और इस रिपोर्ट को जो है राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को सौंपता है, और राज्यपाल जो है इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा, अगर उस राज्य में विधान परिषद भी हो तो उस दोनों सभापटल पर जो है रखने का काम किसके द्वारा किया जाता है? इसी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को वो राज्य विधानमंडल के सभापटल पर रखने का काम करता है। यानी कि जो भी राज्य वित्त आयोग ने जो सिफारिशें दी, उस सिफारिश में क्या हो सकता है कि पंचायतों को क्या अनुदान देना है, पंचायतों का जो है टैक्स कलेक्शन वहाँ पर जो है उसमें कितना उनको बंटवारा करना है, उनको कितना देना है, या फिर कोई विशेष सहायता अनुदान जो है राज्य सरकार के द्वारा किस प्रकार दिया जाए, तो ये सब जो है सिफारिश राज्य वित्त आयोग के द्वारा जो है किया जाता है। करता तो राज्य वित्त आयोग है, लेकिन फाइनली जो है विधानमंडल के सभापटल पर रखता चूँकि राज्यपाल है, तो इसीलिए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
आप ऐसे कोरिलेट करके याद रख सकते हैं कि जैसे केंद्र में जो वित्त आयोग है, जो फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280 के तहत, तो ये वित्त आयोग जो है अपनी सिफारिश जो है किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति के द्वारा जो है इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सभापटल पर रखने का काम किया जाता है। तो सेम काम जो है राज्यपाल का भी होता है कि राज्यपाल भी राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के सभापटल पर रखने का काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ आंसर जो है राज्यपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। तो यहाँ पर पार्टी सिस्टम पूछ रहा है कि भारत में किस प्रकार का पार्टी सिस्टम है, यानी कि 1 पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी सिस्टम है, या फिर जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो यहाँ तो आप देखे ही होंगे कि यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, जो कि बहुत सारी पार्टियाँ भी जो है मिल करके सरकार बनाती है, गठबंधन की सरकार बनाती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टियाँ हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है। मल्टी पार्टी सिस्टम है यानी कि बहुदलीय व्यवस्था है, जिसमें से कि राष्ट्रीय दल हम देखें तो 6 दलों को राष्ट्रीय दलों की जो है मान्यता चुनाव आयोग के द्वारा दी गई है, और बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनको राज्य दल स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारी पार्टी हमारे यहाँ जो है जो कि चुनाव में जो है अपना जनप्रतिनिधित्व की भूमिका जो है निभाने का काम करती है, चुनाव लड़ने का काम करती हैं। तो बहुत सारी राज्य पार्टी हैं, स्टेट पार्टी हैं, और 6 दलों को जो है राष्ट्रीय पार्टी जो नेशनल पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग के द्वारा दिया हुआ है। तो वो 6 पार्टी को हम फिर से पढ़ लेते हैं। वो 6 पार्टी कौन कौन सी है। एक तो है भाजपा बीजेपी, एक है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक है आपका बसपा है बीएसपी बसपा है, एक है आपका नेशनल पीपुल्स पार्टी है, एक है आपका सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है मार्क्सवादी वो है, और एक है पार्टी आम आदमी पार्टी। तो ये 6 जो पार्टियां हैं वो क्या हैं, नेशनल पार्टी हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है इनको चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। हालांकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के लिए कुछ जो है एक तरह से शर्त निर्धारित की गई है। अगर वो शर्त को पूरा करते हैं तब जो है उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अगर वो फिर उसको जो है फुलफिल नहीं करते हैं तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनसे छीन भी लिया जाता है। हमारे यहाँ भारत में किस प्रकार का पार्टी सिस्टम है, दलीय व्यवस्था है तो बहुदलीय व्यवस्था है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है। यहाँ ऐसी समिति का नाम पूछ रहा है जिसका संबंध जो है पंचायती राज से है, जिन्होंने जो पंचायती राज को सशक्त करने के लिए या फिर कुछ सुधार करने के लिए जो है उस समिति का गठन किया गया था। उस समिति ने कुछ सिफारिशें जो है अपने दी है। तो पंचायती राज से संबंधित समिति कौन सी है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। इसे हमने कल भी पढ़ा था कि बलवंत राय मेहता समिति ने ही जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। कितनी स्तरीय, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। ये त्रिस्तरीय कौन कौन सा है, तो एक तो आपका है ग्राम पंचायत, दूसरा है आपका जो है पंचायत समिति, और तीसरा क्या है, तीसरा है आपका जिला परिषद। तो जो ग्राम पंचायत है वो पंचायत के स्तर पर, ये पंचायत के स्तर पर, पंचायत समिति जो है ब्लॉक लेवल पर, और जो जिला परिषद है वो जिला के स्तर पर। तो इस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की जो है सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। और इस बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ है, तो इसका गठन जो है 1957 में हुआ है। तो इसका आप ईयर भी याद रखेंगे, 1957 में हुआ है। वहीं और हम ऑप्शन देखें तो और ऑप्शन जो है जिसमें से कि मल्होत्रा समिति का संबंध जो है बीमा सुधार से है। वहीं रेखी समिति का संबंध जो है अप्रत्यक्ष कर जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स के संबंध में कुछ नियमावली बनाने से इस रेखी समिति का संबंध है। वहीं देशमुख समिति जो 4 नंबर ऑप्शन है, देशमुख समिति का संबंध किससे है, तो ये महिला शिक्षा की समस्याओं और उनके समाधान के उपायों पर विचार करने के लिए जो है देशमुख समिति का गठन 1958 में जो है किया गया था। तो देशमुख समिति जो है महिला शिक्षा सुधार से संबंधित है, देशमुख समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो सरकारिया समिति या सरकारिया आयोग
के सिफारिश के आधार पर जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। और सरकारीय आयोग का गठन कब किया गया था, अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। ये सरकारी आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि सरकारीय आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, यानी केंद्र और राज्य के बीच जो है संबंधों में सौहार्दता लाने के लिए, मधुरता लाने के लिए जो है इस आयोग का गठन किया गया था। और इसने कुछ जो है सिफारिशें जो है केंद्र सरकार को सौंपी थी। तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारीय आयोग। और साथ ही साथ इस सरकारीय आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1983 में गठन किया गया है। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी है, तो रिपोर्ट जो है इसने अपनी 1987 में सौंपी है। तो ये दोनों डेट आप याद रखेंगे और इसका संबंध किससे है आप ये याद रखेंगे। और इसी सरकारीय आयोग की सिफारिश के आधार पर इसने सिफारिश दी थी कि अंतर्राज्यीय परिषद की जो है स्थापना की जाए। तो इसी की सिफारिश के आधार पर जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। कब की गई है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, तो जून 1990 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। और अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान क्या संविधान में है, तो हाँ, अनुच्छेद जो है आर्टिकल 263, कितना, आर्टिकल 263 में कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो है समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की गठन की व्यवस्था की जाए। तो इसी अनुच्छेद 263 को प्रभावी बनाने की सिफारिश जो है इस सरकारीय समिति ने की। और इसी के सिफारिश के आधार पर जो है जून 1990 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद का जो है गठन किया गया है। और इसके बारे में आप एक पॉइंट और याद रखेंगे कि अंतर्राज्यीय परिषद की जब बैठकें होती हैं तो इस बैठक में जो है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, तो अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री पीएम के द्वारा जो है अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता की जाती है। और अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं, तो सभी राज्यों के सीएम, साथ ही साथ जहां विधानसभा है तो विधानसभा वाले राज्यों के जो है सीएम, और जहां विधानसभा है वैसे यूटी के भी सीएम, केंद्र शासित प्रदेश के वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है वहां के सीएम, मुख्यमंत्री जो है इसके सदस्य होते हैं। और जहां विधानसभा नहीं है वैसे केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक जो है इस अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। और जहां राष्ट्रपति शासन है वैसे शासन वाले जो राज्य हैं उसके राज्यपाल जो हैं भी इस अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। साथ ही साथ जो है पीएम द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो हैं, जिसमें कि गृह मंत्री भी शामिल हैं, इस अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। और अंतर्राज्यीय परिषद की जो बैठकें होती हैं तो ऐसा कहा गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक जो है साल में 3 बार होना चाहिए। और अध्यक्षता किसके द्वारा, पीएम द्वारा किया जाएगा। अगर पीएम नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में जो है पीएम के द्वारा यानी प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री जो है इस अंतर्राज्यीय परिषद का जो है बैठक की अध्यक्षता जो है कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की शक्ति किसके पास है, तो आर्टिकल 263 में ही कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति को किसी समय महसूस हो कि ऐसी परिषद का गठन करना सार्वजनिक हित में है तो ऐसी परिषद का गठन वो कर सकते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की शक्ति पूछेगा तब किसके पास है, तो वो प्रेसिडेंट के पास है। तो आप क्वेश्चन के फ्रेमिंग पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकें होंगी तो उसकी अध्यक्षता पीएम के द्वारा की जाएगी। ये दोनों जो है अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है चुनाव सुधारों से संबंधित है। चुनाव सुधारों से संबंधित है ऐसी कौन सी समिति है, तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये चुनाव सुधार से संबंधित है। और इस दिनेश गोस्वामी समिति का गठन कब किया गया है, तो 1990 में जो है किया गया है। और इसने चुनाव सुधार को लेकर के, इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर के कुछ सिफारिशें जो है अपनी प्रस्तुत की थी। वहीं और ऑप्शन को हम देखें तो वो किससे संबंधित है, तो जो GBK राव समिति है ये पंचायती राज से संबंधित है और इसका गठन 1985 में किया गया है। वहीं जो है सुख मेहता समिति भी पंचायती राज से संबंधित है और इसका गठन 1977 में किया गया है। वहीं LM सिंघवी समिति भी पंचायती राज से संबंधित है और इसका गठन जो है 1986 में किया गया है। और इसी LM सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वां संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से। तो ये कुछ पॉइंट जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में वरीयता का सही क्रम चुनना है, कि कौन किसके बाद जो है वरीय हैं उनका क्रम चुनना है।
तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर इसका जो है सी हो जाएगा कि राष्ट्रपति सबसे पहले जो है आते हैं वरीयता क्रम में, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर सभी राज्यों के राज्यपाल, फिर जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो ये जो है वरीयता क्रम में एक इनके बाद जो है इनका नंबर आता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा था। तो आप वरीयता क्रम को कम से कम जो है 10 तक याद रखें, 1 से लेकर 10 तक याद रखें, क्योंकि कभी कभी वरीयता क्रम पूछ देता है। तो सबसे पहले तो यही राष्ट्रपति होते हैं, दूसरे नंबर पर 1 नंबर पर राष्ट्रपति हैं, 2 नंबर पर उपराष्ट्रपति हैं, वहीं 3 नंबर पर जो है प्रधानमंत्री हैं, और 4 नंबर पर जो है सभी राज्यों के राज्यपाल आते हैं, और 5 नंबर पर जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। वहीं 5 नंबर पे कौन आते हैं? भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। और 5 का क में उप प्रधानमंत्री आते हैं। तो 5 का उसके बाद 6 नंबर पर जो है CJI आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो आते हैं, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो 6 नंबर पर आते हैं। और यानी CJI के बराबर ही जो है वरीयता क्रम में लोकसभा स्पीकर आते हैं। जो लोकसभा स्पीकर हैं, लोकसभा स्पीकर ये भी जो है 6 नंबर में ही आते हैं, यानी CJI के बराबर जो है वरीयता क्रम में लोकसभा स्पीकर को रखा गया है। वहीं 7 नंबर में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री आते हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो 7 नंबर में आते हैं। और इस 7 नंबर के बराबर ही जो है जो राज्यों के जो CM हैं, जितने भी राज्य हैं, राज्य के CM जो है 7 नंबर में आते हैं, यानी कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर वरीयता क्रम में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं। और साथ ही साथ नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी इसी 7 नंबर के वरीयता क्रम में आते हैं। और हम इसी 7 नंबर के वरीयता क्रम में राज्यसभा और लोकसभा में भी जो विपक्ष के नेता हैं वो भी आते हैं। तो 7 नंबर में वरीयता क्रम में जो है 3-4 लोगों को रखा गया है। वहीं 7 के क में जो है 7 के क भी है, तो 7 के क में जो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं उनको रखा गया है। 7 के क में किनको रखा गया है? भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को। वहीं जो है 8 नंबर में विदेशी राजदूत को रखा गया है, 8 में विदेशी राजदूत को रखा गया है। 9 में जो है हाईकोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको 9 नंबर के वरीयता क्रम में रखा गया है। 8 में तो हमने पढ़ा ही विदेशी राजदूत को रखा गया है, 9 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को रखा गया है। और 9 के क को आप याद रखेंगे, 9 के क से क्वेश्चन रहता है कि इसमें जो है किसको रखा गया है? चीफ इलेक्शन कमीशन, जो मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है उनको रखा गया है। साथ ही साथ जो है कैग को रखा गया है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनको रखा गया है। और UPSC के जो चेयरमैन होते हैं उनको रखा गया है। यानी कि 9 के क में जो है 3-4 लोगों को वरीयता क्रम में बराबरी में रखा गया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और UPSC के चेयरमैन। आप जो है 9 नंबर तक का भी वरीयता क्रम को अगर आप एक नज़र देख लें तो क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से टैकल कर सकेंगे। ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जेरिमेंडरिंग जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन जो है जनमत संग्रह है, प्रत्यावर्तन है और आरंभक है। तो हम देख लेते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। एक हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कभी कभी कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र को जो है एक तरह से प्योर डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक जो है सीधे निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यानी कि जो नागरिक है वो निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी के बिना ही जो है कानून, नीति और जो भी नीति निर्माण है उन मामलों पर जो है वो अपना मत दे सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है इसे हम प्रत्यक्ष डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो नागरिक हैं वो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो है अपनी भागीदारी जो है, अपनी जवाबदेही जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है अपना निभाने का काम कर रहे हैं। अगर हम भारत में देखें तो भारत में क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो नहीं। अखिल भारतीय स्तर पर जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जो है जनप्रतिनिधि के माध्यम से नीति निर्माण और कानून निर्माण जो है का काम किया जाता है, जिसमें कि सांसद को चुन करके नागरिक भेजते हैं या फिर विधायक को चुन करके नागरिक जो है विधानमंडल में भेजते हैं। और ये सांसद और जो है विधायक नागरिकों के लिए नीति निर्माण करने का जो है काम करते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी का भी एग्जाम्पल हमारे यहाँ एक देखने को मिलता है। तो वो कहाँ देखने को मिलता है? ग्राम सभा के रूप में
देखने को मिलता है। जो पंचायत से रिलेटेड है, पंचायत का जो एक आधारभूत इकाई है ग्राम सभा, तो ग्राम सभा में जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ भी चुका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, तो ऑप्शन में था, तो ऑप्शन के अनुसार जो है आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम सभा जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो है उदाहरण है। कैसे है ग्राम सभा, तो हमने ग्राम सभा को कल भी डिटेल में पढ़ा था कि ग्राम सभा में जो है वैसे सदस्य, इसके सदस्य होते हैं जिनका उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में जो है नाम हो, और वो जो है 18 साल से अधिक हों, और 18 साल से अधिक होने के साथ ही साथ जो है उनका उस मतदाता सूची में, उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में अगर नाम है, तो वैसे सभी सदस्य जो है इस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और इस ग्राम सभा का जब मीटिंग होता है तो इसमें ये जो सदस्य होते हैं, जो मतदाता होते हैं, जिनका कि नाम उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में है, तो ऐसे सभी सदस्य जो है नीति निर्माण और कानून निर्माण में जो है भागीदारी निभाते हैं, और ये जो है जवाबदेह होते हैं लोगों के प्रति, नागरिकों के प्रति। तो इस तरह से जो है ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है हमारे भारत में। वहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें नागरिक अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए जो प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। जैसे कि अभी हमने जाना कि भारत में जनप्रतिनिधि के लिए जो है हम सांसद और विधायक का जो है चुनाव करते हैं, और सांसद और विधायक ही जो ही हमारे लिए नीतियों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के जो है लोकतंत्र को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और मैक्सिमम देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है बहुत कम देशों में अपनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग है, तो पंचायती राज व्यवस्था के जो है 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से हैं जो कि हमारे यहाँ अपनाया गया है, तो एक है ग्राम पंचायत, एक क्या है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, और तीसरा है जिला परिषद। तो पंचायत समिति कहिए या ब्लॉक समिति कहिए, क्योंकि पंचायत समिति जो है ब्लॉक लेवल पर अपनाया जाता है, जिला परिषद जिला स्तर पर अपनाया जाता है, और ग्राम पंचायत जो है पंचायत स्तर पर अपनाया जाता है। तो इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था के 3 अंग है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जो कि ऑप्शन में हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, इसी को आप पंचायत समिति कह सकते हैं, तीसरा है जिला परिषद। तो ये पंचायती राज व्यवस्था के 3 अंग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए 2, 3, 4 जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं। ग्राम सभा भी पंचायती राज से संबंधित है, लेकिन ये उस अंग के जो है आंतरिक व्यवस्था है ग्राम सभा, जो कि ग्राम पंचायत की आधारभूत इकाई या फिर पंचायती राज व्यवस्था की आधारभूत इकाई है ग्राम सभा। तो वैसे तो पंचायती राज व्यवस्था के 3 ही अंग यहाँ पे आंसर होगा, लेकिन ग्राम सभा भी पंचायती राज से संबंधित है। तो क्वेश्चन किस प्रकार पूछ रहा है उस अनुसार जो है आंसर होगा। क्वेश्चन फ्रेमिंग पर भी आप ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे के क्वेश्चन को जो है 157 से अगली वीडियो में पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। जितना भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, 52वां संविधान संशोधन या फिर 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, सभी ऑप्शन को जो है डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमेशा रिपीट होता है और यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो हम जो है आगे के वीडियो में डिटेल से जो है सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर हमारे प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे आप इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।